हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक होगा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल यूज़। यह टॉपिक यूपीएससी के साइंस एंड टेक पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी यह यूज़फुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के कंटेंट्स होंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, बायोगैस प्रोडक्शन। यानी ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, उनके अंदर माइक्रोब्स का कैसे यूज़ किया जाता है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? दीज आर वेरी क्रूशियल इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल गुड्स। बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स के मैन्युफैक्चर में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले समझेंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस जिसके अंदर क्या आती हैं? बियर, वाइन, स्पिरिट, रम एक्सेट्रा। अब इनके बनाने में भी माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है चलिए समझते हैं। ईस्ट जो कि माइक्रोब है, उसकी मदद से क्या होता है, हम फर्मेंट करते हैं ग्रेन्स एंड फ्रूट्स को। यानी ग्रेन्स और फ्रूट्स को सड़ा के क्या बनाया जाता है? बियर, वाइन, स्पिरिट्स, ये सब बनाए जाते हैं। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं बता देती हूँ कि बियर किससे बनता है? फर्मेंटेड ग्रेन से, यानी कि अनाज को सड़ाने पर हमें बियर मिल के आती है। और जो वाइन होती है वो ग्रेप्स और फ्रूट से बनता है। और स्पिरिट्स जो होती है वो होता है एक डिस्टिल्ड बेवरेज। डिस्टिल्ड बेवरेज इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? वोडका, विस्की, रम एक्सेट्रा। यानी कि ये इनका जो अल्कोहल कंटेंट है वो 20 से 50% के बीच में होता है। अब डिस्टिल्ड बेवरेज मतलब होता क्या है कि किसी लिक्विड मिक्सचर में से आपको जो कंपोनेंट निकालना होता है, जो आपको ऑब्टेन करना होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उस मिक्सचर को बॉईल करेंगे। अब बॉईल करने पर जो भी यूज़फुल कंपोनेंट होगा, जैसे कि यहाँ इस केस में क्या होगा? ग्रेन्स का या फ्रूट्स का मिक्सचर होगा, लिक्विड मिक्सचर होगा। उसमें से हमें एथेनॉल चाहिए। हमें एथेनॉल जो कि क्या है? अल्कोहल है, वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उस मिक्सचर को बॉईल करेंगे। अब बॉईल करने पर अल्कोहल का कंटेंट है वो एवापोरेट होके कंटेनर के ऊपर जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो वो हमें प्योर फॉर्म में उस सब्सटेंस को हमें मिल जाता है। तो जो स्पिरिट्स होती हैं वो इस तरीके से डिस्टिलेशन के थ्रू हमें ऑब्टेन होती हैं। तो बी प्रोसेस कैसे होता है कि ईस्ट कॉमनली सैक्रोमाइसस सर्वेसिया, यानी कि ईस्ट को यूज़ किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, उसको हम क्या करते हैं? किसी भी शुगर रिच लिक्विड के अंदर डाल देते हैं। वो शुगर रिच लिक्विड क्या हो सकता है? ग्रेप का जूस हो सकता है, ग्रेन्स का मिक्सचर हो सकता है, एक्सेट्रा। अब क्या होगा? अब इस मिक्सचर को हम फर्मेंट करेंगे, यानी उसको सड़ाएंगे। और कैसे सड़ाएंगे? इसके अंदर जो ईस्ट है वो क्या करेगा? वो ब्रेक डाउन करेगा शुगर को, जो कि प्रेजेंट हो सकती है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में या माल्टोज के रूप में, और उसको कन्वर्ट करके प्रोड्यूस करेगा एथेनॉल, जिसे अल्कोहल हम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एज बाई प्रोडक्ट्स। यानी ये ईस्ट क्या करता है? शुगर को कन्वर्ट करता है एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, अनएरोबिक कंडीशन मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में एथेनॉल बनता है। इम्पॉर्टेंट ये बात याद रखने लायक है कि अगर आपको अल्कोहल ऑब्टेन करना है तो आपको एनएरोबिक कंडीशन बना के रखनी पड़ेगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। क्या होगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी? तो जो ईस्ट है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगेगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? बाई प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है इंस्टेड ऑफ अल्कोहल। ठीक है, चलिए इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। एक्चुअली में अल्कोहल के प्रोडक्शन में जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें ईस्ट पहले क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। यानी पहला स्टेप होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जिसके कारण क्या होता है? जो ईस्ट है वो ग्रो करता जाता है, मल्टीप्लाई करता जाता है बिफोर स्विचिंग टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि पहले प्रोसेस में क्या हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ ईस्ट का। तो इसमें क्या होता है कि C6H12O6, ये जो शुगर है, शुगर का केमिकल फॉर्मूला यही होता है।
तो C6H12O6 कन्वर्ट करके क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और इसके कारण ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, यानी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तब जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। और इस प्रोसेस में जो ईस्ट होता है वो ग्रो करता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उसके कारण जो ईस्ट की मात्रा है वो बढ़ गई, तो फर्मेंटेशन भी क्या लार्ज स्केल पर होने लग जाएगा। फिर सेकेंड प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का। अब यहाँ पे फर्मेंटेशन के केस में क्या होगा, अब ईस्ट ने सारी जो ऑक्सीजन है उसे यूज कर लिया, तो अब क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गई, यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया। तो अब जो ईस्ट है वो स्विच कर जाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। और इस अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इक्वेशन क्या होगी, C6H12O6 एंड ये कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यानी कि ये जो शुगर है वो कन्वर्ट होके किस में बन जाती है, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। तो अल्कोहल जो हमारा प्रोडक्ट था, जो हमें चाहिए था, वो हमें फाइनली ऑब्टेन हो जाता है। तो इस प्रकार से अल्कोहलिक बेवरेजेस या अल्कोहलिक ड्रिंक्स के प्रोडक्शन में माइक्रोब का यूज होता है। यहाँ पे हमने ईस्ट को यूज किया था। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, पहले ये समझते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस जिनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एसिड्स क्या होते हैं, जिनका पीएच इज ग्रेटर देन 7। ये यूजुअली किनके कौन से एटम कंटेन करते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। जैसे CH3COOH, ये फॉर्मूला है किसका, एसिटिक एसिड का। और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में, यानी विनेगर एसिटिक एसिड से बनता है। और इसका टेस्ट कैसा होता है, सावर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल है सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड एक नेचुरली फाउंड ऑर्गेनिक एसिड है जो कि लेमन्स में, ऑरेंजेस में पाया जाता है। तो अभी इन ऑर्गेनिक एसिड्स के मैन्युफैक्चर में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। Microbes like Aspergillus niger for citric acid and Acetobacter aceti for acetic acid are used in producing organic acids। यानी इन माइक्रोब्स का यूज होता है सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में। कैसे होता है, एस्परजिलस नाइजर जो कि एक प्रकार का क्या है, फंगस है, वो मेटाबोलाइज करता है शुगर को। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन इट कन्वर्ट्स द शुगर इनटू सिट्रिक एसिड। यानी एस्परजिलस नाइगर क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, शुगर को तोड़ेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू सिट्रिक एसिड। ये भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। जैसे कि हमने पिछले सेक्शंस में देखा था कि क्या करते हैं ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये शुगर जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर कंपाउंड में। यहाँ पे वो सिंपलर कंपाउंड है सिट्रिक एसिड। इसी प्रकार से एसिटोबैक्टर एसिडी नाम का बैक्टीरियम यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड की लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एसिटोबैक्टर एसिडी नाम के बैक्टीरिया का यूज होता है। और ये जो एसिटिक एसिड होता है इसका यूज होता है विनेगर को बनाने में। एसिटिक एसिड प्रोडक्शन का रिएक्शन क्या होता है, एथेनॉल जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, it combines with oxygen O2 and produces acetic acid which is CH3COOH plus H2O water। तो कैसे हमने एथेनॉल से एसिटिक एसिड को बनाया है, ये इक्वेशन बताती है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। आपको याद ये रखना है कि सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में एस्परजिलस नाइजर नाम के फंगस का यूज होता है और एसिटोबैक्टर एसिडी नाम के बैक्टीरिया का यूज होता है एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में। और एसिटिक एसिड से एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनता है जो हम घर में बहुत आमतौर पर यूज करते हैं, विनेगर।
वो विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड से ही बनता है। नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स के मैन्युफैक्चर में, प्रोडक्शन में भी क्या होता है, माइक्रोब्स का यूज होता है। एंटीबायोटिक्स होते क्या है? एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी बेसिकली माइक्रोब्स होते हैं कुछ, वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स को। वो एक तरीके से सीक्रेट करते हैं, निकालते हैं एंटीबायोटिक्स को, और ये एंटीबायोटिक्स हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मार डालते हैं। बेसिकली कुछ यूजफुल माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को किल करते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इनका नाम होता है एंटीबायोटिक्स। नाम से पता चल रहा है एंटीबायोटिक, यानी कि अदर बायोटिक्स, यानी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटी, यानी उनको किल करने वाले। आई होप एंटीबायोटिक की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? Antibiotics are substances which are used to kill or inhibit growth of harmful bacteria and other organisms, and these are produced by some useful microbes. Many antibiotics are naturally produced by microorganisms such as bacteria and fungi as a defense mechanism to outcompete other microbes in their environment. बेसिकली कई एंटीबायोटिक जो होते हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस करे जाते हैं, बनाए जाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? कोई बैक्टीरिया, फंजाई हो सकते हैं। और किस किस तरीके से बनते हैं? ये एक्चुअली में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट बाकी माइक्रोब से लड़ने के लिए, उनसे आउट कम्पीट करने के लिए ये कुछ सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, और इन सब्सटेंसेस को हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में इनका प्रोडक्शन होता है। अब इंडस्ट्रियल सेटिंग में क्या करेंगे? हम इन एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स को लेंगे, इनको इनको हार्नेस करेंगे, इनको ग्रो करेंगे, एंड देन इनको क्या करेंगे, लार्ज स्केल पर हम इनके द्वारा एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करवाएंगे। अब जो सबसे पहले एंटीबायोटिक जिसका आविष्कार हुआ था उसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इन द ईयर 1928। और पेनिसिलिन प्रोड्यूस किससे होता है? पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये ऑब्टेन होता है। और पेनिसिलिन को बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग निमोनिया, स्ट्रेप थ्रोट और स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज हुआ था। सो दिस इज अबाउट एंटीबायोटिक्स। अब कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम समझते हैं और किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या बैक्टीरिया से, फंजाई से ये ऑब्टेन होते हैं और किन डिजीजेज में इनका यूज होता है। ये तीन चीजें हमारे याद रखने लायक होनी चाहिए। तो पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स है जो किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में। और किसके द्वारा बनाया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस राइसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस राइसियस के द्वारा यह एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है। देन है, नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसिन्स। और किसके लिए यूज होता है, किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? एक्ने, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक यूज होता है। कौन से डिजीजेस के लिए? एक्ने के लिए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए, एसटीआईज के लिए। देन आता है सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स और किसके द्वारा ये बनाया जाता है? सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम। सिफेलोस्पोरियम एक्रेमोनियम। देन आता है एरिथ्रोमाइसिन। ये भी एक एंटीबायोटिक है और किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? सैक्रोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया। और किस में यूज होता है? ऐसे लोगों में जो एलर्जिक होते हैं पेनिसिलिन में। यानी जिन लोगों को पहले पेनिसिलिन से एलर्जी होती है उन केसेस में एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। इस तरीके से हमने समझा कि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनवायरनमेंट में, हमारे लिए बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि
कुछ सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम होता है एंटीबायोटिक्स, जो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरिया के ग्रोथ को होने से रोकते हैं। बेसिकली दे किल हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझेंगे। अब सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करा जाता है फॉर देयर नेचुरल एबिलिटी। उनके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इन एंजाइम का नाम होता है प्रोटासियस, लाइपेज, एमाइलेज, सेल्यूलेज। यानी कि ये ऐसे कुछ एंजाइम्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और इनके अंदर नेचुरली एबिलिटी होती है इन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने की। और इन्हीं एंजाइम का यूज होता है डिटर्जेंट में टू ब्रेक डाउन स्टेन्स फ्रॉम फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो डिटर्जेंट में जो डिटर्जेंट की एबिलिटी होती है कि जो भी दाग हैं, जो भी खाने का लेफ्ट ओवर रेजिड्यू हमारे शर्ट्स पे या हमारे कपड़े पे रह जाता है, उनके अंदर कुछ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो उनको ये एंजाइम उनको तोड़ के उनको पानी में घोल के निकाल देता है, साफ कर देता है। तो इसी तरीके से ये जो एंजाइम्स हैं, ये डिटर्जेंट्स में बहुत वाइडली यूज होते हैं। इनके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उसको हम समझते हैं। पहला है प्रोटियाज। प्रोटियाज नाम का एंजाइम किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस या एस्परजिलस। इन माइक्रोबियल सोर्सेस के द्वारा इस एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। और ये कहाँ पे यूज होता है, डिटर्जेंट में, फूड प्रोसेसिंग में, टेक्सटाइल में। अब चलिए इसको समझते हैं ताकि आपको ये याद रह जाए कि कैसे इन एंजाइम का इन एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो बेसिकली ये प्रोटियाज क्या करेगा, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को, कार्ब्स को, फैट्स को, एक्सेट्रा को। क्या करेंगे ये कुछ, तो चलिए समझते हैं कि प्रोटियाज अब डिटर्जेंट में कैसे यूज होता है। अब ये क्या करेगा, जो भी हमारे कपड़े पर जो स्टेन्स लगे थे और जो भी कचरा लगा होता है, क्या होता है, वो या तो प्रोटीन के फॉर्म में होता है या फैट के फॉर्म में होता है या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। तो वो क्या करेगा, इन कार्ब को या फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा स्मॉलर यूनिट्स में और छोटे कंपाउंड्स में इनको तोड़ेगा। और ये जो छोटे कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, वो वाटर सॉल्यूबल होंगे, वो वाटर सॉल्यूबल होंगे और इसीलिए आसानी से ये पानी के द्वारा धुल जाएंगे। तो जो कार्ब्स फैट जो अपने ओरिजिनल स्टेट में तो पानी से नहीं धुल सकते थे, इन एंजाइम की मदद से वो कुछ ऐसे स्मॉलर सब्सटेंसेस में, यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जिसकी वजह से पानी के द्वारा ये स्टेन्स धुल पाते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ एंजाइम का इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट। प्रोटियाज का डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में ये यूज हुआ। फिर सेकेंड आता है फूड प्रोसेसिंग। तो इसको भी चलिए समझते हैं। फूड प्रोसेसिंग यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं चीज़ मेकिंग में। अब चीज़ मेकिंग में क्या होता है कि हम लोग दूध को उबाल के उसको फाड़ते हैं। अब फाड़ने के लिए एक एंजाइम का यूज होता है, रेनेट प्रोटियाज। तो ये रेनेट प्रोटियाज क्या है, ये यही वाला प्रोटियाज एंजाइम है। और ये क्या करेगा, ये जो मिल्क को कोगुलेट करेगा, यानी मिल्क को कोगुलेट करेगा, उसको फाड़ेगा, और उसके कारण क्या होगा, फिर जो चीज़ है वो बन के आ जाएगा, वो बाहर चीज़ के जो स्मॉल स्मॉल कर्ड टाइप का सा जो टेक्सचर है वो इसी एंजाइम की वजह से बनकर निकलता है। इस प्रकार से हमने देखा कि किसी प्रोटियाज फूड प्रोसेसिंग में भी यूज होता है। देन आता है टेक्सटाइल, यानी कि कपड़ा उद्योग के अंदर भी इसका यूज होता है। इसको हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे अमाइलेज वाली केस में। सो नेक्स्ट क्या है एंजाइम है,
एमाइलेज। अब एमाइलेज किन किन कामों में यूज होता है? फूड प्रोसेसिंग में, बेकिंग, ब्रूइंग में। अब इन ये तो आपने पिछले सेक्शन में देख लिया था कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फर्मेंटेशन करते हैं बेकिंग में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, और ब्रूइंग यानी कि अल्कोहल वगैरह को बनाने में इनका कैसे यूज होता है, तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टेक्सटाइल के अंदर ये यूज होता है डी साइजिंग करने में। अब ये डी साइजिंग क्या चीज होती है समझते हैं। अब डी साइजिंग को समझने के लिए पहले समझते हैं साइजिंग क्या होता है। साइजिंग मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कपड़ा किन से बनता है? धागों से बनता है। और जो धागे होते हैं उसको बुनाई करके ही कपड़ा बनता है हैंडलूम पे या मशीन लूम पे। तो ये जो धागे होते हैं इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि उनकी बुनाई करते टाइम वो टूट ना जाए, हम उनको मजबूत बनाने के लिए उस पर स्टार्च की कोटिंग कर देते हैं। स्टार्च एक तरीके से गोंद का काम करता है। लेकिन जब हम बुनाई कर देते हैं उसके बाद में हमें ये जो कड़कपन है कपड़े का वो हमें नहीं चाहिए होता, इसे हमें रिमूव करना होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम एमाइलेज का यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी साइजिंग, यानी कि रिमूवल ऑफ द स्टार्च जो होता है वो डी साइजिंग कहलाता है। अब जरूरी है ये डी साइजिंग करना, अदरवाइज क्या होगा, आगे की कपड़े की प्रोसेसिंग होती है, उसको हम डाई करते हैं, उसको फिनिशिंग देते हैं, तो उसमें हमें वो स्टार्च की जरूरत होती नहीं है। तो वहां पे हम एमाइलेज का यूज करते हैं स्टार्च को रिमूव करने के लिए। तो ये हुआ एमाइलेज का टेक्सटाइल के अंदर एक एप्लीकेशन। फिर है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज कौन से माइक्रोब से बनता है? ट्राइकोडर्मा रिसाई, एस्परजिलस। ट्राइकोडर्मा रिसाई एंड एस्परजिलस नेम आपको याद रखने होंगे। सेल्यूलेज नाम का एंजाइम कौन से माइक्रोब से बनता है और किस में यूज होता है? बायो पॉलिशिंग इन टेक्सटाइल्स। बायो पॉलिशिंग इन टेक्सटाइल। बायो पॉलिशिंग मतलब क्या हुआ? बायो नाम से पता चला है नेचुरल, और पॉलिशिंग मतलब एक अच्छी फिनिशिंग देना। बेसिकली कपड़े के ऊपर जो लूज फाइबर होते हैं, छोटे छोटे से बॉल, आपको कॉटन बॉल दिखते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम सेल्यूलेज का यूज करते हैं। इससे एक स्मूथ फिनिशिंग मिल जाती है कपड़ों में। फिर आता है पेक्टिनेजेस। पेक्टिनेजेस क्या होता है? पेक्टिनेजेस होता है यूज होता है क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूस में। इसमें होता है क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूस। किससे बनता है? एस्परजिलस नाइजर से। और किस में यूज होता है? फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन। अब फ्रूट जूस का क्लैरिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि जो यूजुअली जो फ्रूट का जो भी जूस बनाते हैं वो बहुत क्लाउडी सा होता है, उसके अंदर बहुत मोटे मोटे सब्सटेंसेस होते हैं फ्रूट फ्रूट के। लेकिन उसको थोड़ा उसकी क्लाउडीनेस को कम करने के लिए, उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम पेक्टिनेस का यूज करते हैं। बेसिकली पेक्टिनेस क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा पेक्टिन को। और पेक्टिन आपको पता होगा पेक्टिन क्या होती है? एक सब्सटेंस होता है जो सेल प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। तो इसी वजह से क्या होगा, इस पेक्टिन की वजह से जो हमारा जूस होगा वो काफी क्लाउडी अपीयरेंस देगा। लेकिन ये पेक्टिनेजेस पेक्टिन नाम के सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देगा। अब ब्रेक डाउन करने से वो क्या करेगा, ये पेक्टिन फ्रूट के स्मॉल स्मॉल कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में बन जाएगा, जिसकी वजह से जो जूस की क्लाउडीनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी और जूस जो होगा वो काफी साफ दिखने लगेगा। तो इस तरीके से पेक्टिनेज एंजाइम का यूज होता है फ्रूट जूस के क्लैरिफिकेशन में। इसी प्रकार से लाइपेज का यूज होता है डिटर्जेंट में, डेयरी में, फूड फ्लेवरिंग में। एंड लैकेसेस का यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेनिम फिनिशिंग के अंदर। डेनिम फिनिशिंग का मतलब होता है जो आपको फेडेड लुक आपको जीन्स के अंदर मिलता है, उसको हम बोलते हैं डेनिम की फिनिशिंग। अब अगर हम कोई हार्मफुल सब्सटेंस केमिकल यहाँ पे यूज होते तो जो फैब्रिक है वो जीन्स का खराब हो सकता था। इसलिए हम एक बायोलॉजिकल कंपाउंड, एक एंजाइम का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं लैक्टेजेस। ये क्या करता है, इंडिगो डाई हमारी जीन्स के प्रोडक्शन में यूज होती है उसको क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइज करने के कारण हमें फेडेड लुक मिलता है जीन्स का, और इसे हम बोलते हैं डेनिम फिनिशिंग। तो इस तरीके से कुछ एंजाइम्स हुए, वो किन किन माइक्रोब से बनते हैं और इनका क्या क्या इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट एप्लीकेशन होता है वो आपको याद रखना जरूरी है। फिर है बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस किससे प्रोड्यूस होती है?
बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स के बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं? ये एग्रीकल्चर का वेस्ट होते हैं, क्रॉप यानी कि आपके जो अनाज उगते हैं उनका रेजिड्यू होता है, एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है, खान हमारे घरों में बचा हुआ खाने का वेस्ट हुआ, सीवेज स्लज हुआ, हमारे गटर का पानी हुआ, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट हुआ, म्युनिसिपल वेस्ट हुआ। इन सब चीज़ों के ब्रेक डाउन से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। और इसके अंदर यूज़ किसका होता है? इसके अंदर भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मिथानोजन बैक्टीरिया। और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो बायोगैस वाला प्रोडक्शन नहीं होगा। फिर आपको क्या मिलेगी? फिर आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उस केस में क्या क्या कहलाते हैं हम? उसे कहते हैं एनएरोबिक डाइजेशन। सो एनएरोबिक डाइजेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसके अंदर कुछ माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। और ब्रेक डाउन करके क्या फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे? कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस बनाएंगे। और इन गैसेस में क्या होता है? मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और विच कैन बी यूज एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और इनको हम एनर्जी सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। अब बायोगैस को गोबर गैस क्यों बोलते हैं? बेसिकली जो मिथानोजन हमने बैक्टीरिया यहाँ पे पढ़ा, जो कि बायोगैस की प्रोडक्शन में यूजफुल है, वो स्टमक की कैटल में भी पाया जाता है, जानवरों के पेट में पाया जाता है। तो क्योंकि उनके पेट में भी पाया जाता है तो जानवरों की एक्सक्रीटा में भी ये मिथानोजन बैक्टीरिया पाया जाएगा। इसीलिए ये जो मिथानोजन बैक्टीरिया है, वो क्योंकि बायोगैस की प्रोडक्शन में काम में लिए जाते हैं, इसीलिए हम इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि गोबर में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है। इस प्रकार से जो बायोगैस है ये बहुत ही एक क्लीन एनर्जी सोर्स होता है। बायोगैस इज एन एक्सेलेंट फ्यूल। ये इसके एडवांटेजेस क्या हुए? बायोगैस के समझते हैं एडवांटेजेस क्या है? तो ये एक्सेलेंट फ्यूल है। कैसे? क्योंकि बर्न्स विदाउट स्मोक, ये बिना किसी स्मोक के बर्न होता है। लीव्स नो रेजिड्यू, कोई रेजिड्यू भी नहीं छोड़ता। अब अगर आप लकड़ी को जलाएंगे या कोयले को जलाएंगे तो पीछे कोई राख रह जाती है, कचरा रह जाता है। बट इन केस ऑफ बायोगैस कोई भी पीछे रेजिड्यू नहीं बचता। इसकी हाई हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी मतलब इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हुआ कि ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है पर यूनिट मास या वॉल्यूम। हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या हुआ? ये जो फ्यूल होगा वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा पर यूनिट ऑफ मास और वॉल्यूम में, यानी कम मास या वॉल्यूम में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू है 55.5 मेगा जूल पर केजी। मीथेन की क्या कितनी है? 55.5 मेगा जूल पर केजी। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू है 47 मेगा जूल पर केजी। एंड डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू है 45 मेगा जूल पर केजी। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि जो मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हीटिंग कैपेसिटी भी बायोगैस की हुई। और जो स्लरी यहाँ पे बचती है पीछे वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, उसे हम मैन्योर यानी कि खाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारा ऑर्गेनिक मटेरियल ही यूज़ होता है इसमें। रॉ मटेरियल भी ऑर्गेनिक मटेरियल ही होता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में जो मटेरियल बनता है वो भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल ही होगा, मैन्योर की तरह यूज़ हो सकता है, खाद की तरह हम अपने खेतों में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बायोगैस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। बायोगैस कुछ कंटामिनेंट गैसेस कंटेन करता है। इसके अंदर कुछ कंटामिनेंट गैसेस होती हैं जो कि कोरोसिव होती हैं मेटल पार्ट्स को, मेटल पार्ट्स के लिए नुकसानदायक होती हैं, उसे ख़राब कर देती हैं। और इसको फिजिबल भी नहीं होता हर जगह पे बायोगैस का प्लांट को लोकेट करना, बनाना, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है इसके अंदर, जैसे काउ डंग है, वो हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं होता है। और इकोनॉमिकली भी वो इतना एफिशिएंट सोर्स नहीं है जितना बाकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो इतने बड़े लेवल पे हमें नहीं मिलता है जो कि
कोल, पेट्रोल और डीजल हमें जिस लार्ज स्केल पे हमें मिलता है, वो इस केस में जो ऑर्गेनिक मटेरियल हमें चाहिए वो उस लेवल पे नहीं बनता है, नहीं मिल पाता है, तो इकोनॉमिकली हम इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। उस तरीके से बायोगैस टॉपिक का भी खत्म होता है। अब बेस्ड ऑन हमने जो अभी तक पढ़ा है, मैंने कुछ एमसीक्यूज डाले हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप अपनी फ्री टाइम में इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप टॉपिक को पढ़िए, समझिए एंड देन इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। सो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।